फिल्म की शुरुआत मॉरिस से होती है, जो एक कुख्यात चोर है। वह हमेशा बैंक लूटता और दुस्साहसिक तरीके से भाग निकलता था। इसलिए इस बार उसे एक ऐसी जेल में डाला जा रहा था जहां से भागना नामुमकिन था। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी और अगर कोई भाग भी जाता तो आज़ादी या बचना और भी नामुमकिन था, क्योंकि यह जेल हजारों मीटर तक पानी से घिरे एक द्वीप पर बनी थी। मॉरिस के जेल पहुंचने पर उसकी सिर से पैर तक पूरी जांच की जाती और उसे एक वर्दी दी जाती। हर चीज सख्त अनुशासन में थी। कैदियों को आज़ादी से घूमने की भी इजाजत नहीं थी। सुबह की घंटी बजते ही सभी जाग जाते, वर्दी पहनकर बाहर आते और नाश्ता करने के लिए कतारों में खड़े हो जाते। इस जेल में प्रवेश करते ही वार्डन मॉरिस का स्वागत अल्काट्रस यही जेल का नाम था कहकर करता है। खाने की मेज पर लिटमस नाम का एक आदमी मॉरिस से उसकी खाना और मॉरिस उसे अपना खाना देता है, लेकिन वह उस आदमी को मेज के नीचे कुछ करते हुए देखता है। मॉरिस को देखकर उसे पता चलता है कि उसने चुपके से वहां एक चूहा रखा था जिसे वह खाना खिलाता था। थोड़ी देर बाद मॉरिस को बुलाया जाता है। उसका गार्ड उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है। तुम हर जेल से भागे हो, लेकिन इस जेल से नहीं भाग सकते, क्योंकि अगर तुम भागने में कामयाब भी हो गए तो यहाँ की कड़ी सुरक्षा के कारण तुम्हें हर जगह पानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उनकी बातचीत के दौरान मॉरिस चुपके से वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह निर्दोष हो और भागने के बारे में सोच भी न सके। हालांकि वार्डन बेफिक्र हो जाता है और मॉरिस अपनी कोठरी में वापस लौट जाता है। सबसे पहले वह नेल कटर को अपनी बाइबिल के अंदर छिपा देता है, जिसे वह इस जेल से बाहर निकलने के लिए खोदकर लाया था। अगली सुबह जब सभी कैदी नहा रहे होते हैं, वुल्फ नाम का एक कैदी जो पहले भी कई बार मॉरिस को परेशान कर चुका था, उसे फिर से चिढ़ाता है। मॉरिस ने शुरू में तो विनम्र होने का नाटक किया था, लेकिन अब वह अपना असली रूप दिखा देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। इससे बेचारे को परेशानी होती है। भेड़िया भयभीत, बदले में वे मॉरिस से और भी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अब तक सभी सिर्फ वुल्फ से ही डरते थे और क्योंकि वुल्फ ने उसे मार डाला था, इसका साफ मतलब था कि वुल्फ उससे भी ज्यादा ताकतवर था। मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी में काम सौंपा जाता है। वहां उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक 40 साल के आदमी से होती है, जो पिछले 20 सालों से जेल में है, यानी उसने अपनी आधी जिंदगी वही बिताई है। काम के बाद मॉरिस की मुलाकात एक और कैदी से होती है, जिसे पेंटिंग का शौक है। वह अपनी पेंटिंग बना रहा था और उसने अपनी कमीज पर एक फूल बनाया था। मॉरिस पूछता है, तुम्हारी कमीज पर कोई फूल नहीं है? चित्रकार समझाता है कि यह फूल उसके दिल में छिपी खुशी को दर्शाता है। मॉरिस फिर इंग्लिश के पास जाता है और पूछता है, क्या हम इस जेल से भाग सकते हैं? क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह सुनकर इंग्लिश मानो उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कहता है, यह जेल नहीं कब्र है और भागने के लिए हमें पहले मरना होगा। वह समझाता है, अगर तुम जेल की विशाल दीवारों को पार भी कर लो और सारे सुरक्षा कैमरों और चौकियों को चकमा दे भी दो तो तुम कहाँ जाओगे? बचकर निकलो बर्फीले ठंडे पानी में, जहां तुम तुरंत मर जाओगे। इस जेल में शांति से रहना बेहतर है, कम से कम यहाँ तो तुम जिंदा रहोगे। अगले दृश्य में मॉरिस को बताया जाता है कि अब उसे लाइब्रेरी की बजाय एक बढ़ई की दुकान में नौकरी मिल रही है और उसे पैसे के लिए नहीं बल्कि 50 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। मॉरिस सहमत हो जाता है, यह सोचकर कि उसे वहां जरूर कुछ न कुछ मिलेगा जो उसे भागने में मदद करेगा। मॉरिस ने यहाँ हर भरोसेमंद व्यक्ति की पहचान कर ली थी और उसे लिटमस भी भरोसेमंद लगा। उसने लिटमस से पूछा कि इस जेल से कैसे भागा जाए। लिटमस ने समझाया कि हर कमरे में एक एयर वेंट है, जिससे वे वेंट के जरिए छत तक पहुंच सकते हैं और वहां से वे आसानी से भाग सकते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तभी भेड़िया अपने अपमान का बदला लेने के लिए आतुर अचानक पीछे से मॉरिस पर हमला करने के लिए प्रकट हुआ। मॉरिस ने अपना कोट उतारकर लड़के की बाहों में लपेट दिया और भेड़िए को नीचे गिरा दिया। वाशिंग टावर में मौजूद गार्डों ने यह सब देख लिया और ऊपर से गोली चलाकर उन्हें रोक दिया। उनकी लड़ाई के लिए उन्हें यातना कक्ष में रखकर दंडित किया गया। दोनों ने रात भर तरह तरह की यातनाएं झेली और 2 हफ्ते बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। यातना कक्ष से बाहर आने के बाद मॉरिस की हालत काफी बिगड़ गई। वह चली गई। जैसे ही वह बाहर निकला, लिटमस ने अपने चूहे के जरिए उसे एक स्वागत पत्र भेजा। उसी दिन चार्ली नाम का एक नया कैदी मॉरिस की कोठरी में आ गया। वह जल्द ही मॉरिस का दोस्त बन गया। मॉरिस ने शीघ्र ही अपना समूह बना लिया तथा सभी को उसने अपना रहस्य बता दिया। भागने का उसका इरादा उनकी अनुपस्थिति में वार्डन ने उनकी कोठरियों की जांच की। जब वह चित्रकार की कोठरी में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि चित्रकार और भी सुंदर हो गया था। वह क्रोधित हो गया और उसने उसके सारे चित्र जला दिए और उसे आदेश दिया कि वह फिर कभी चित्र न बनाए। चित्र बनाने के बजाय अब उसे एक कार चित्रकार की कोठरी में काम करना था। चित्रकार जिसका एकमात्र
मॉरिस जो अपनी पेंटिंग्स में खुशी छुपाता था वार्डन के फैसले से पूरी तरह टूट गया। गुस्से में आकर उसने अपनी 3 उंगलियां काट दीं जिनसे वह पेंटिंग करता था। चित्रकार की कटी हुई उंगलियां देखकर मॉरिस टूट गया। उसने उन्हें उठाकर गार्ड को दे दिया और कहा कि जाकर अपने वार्डन को दे दे, वह उन्हें देखकर खुश होगा। मॉरिस चोर जरूर था लेकिन दिल से नेक था। उसे चित्रकार पर तरस आ गया। जब वह चुपचाप अपनी शेल्फ पर बैठा चित्रकार के लिए शोक मना रहा था तभी उसने देखा कि उसके एयर वेंट से एक बड़ा कॉकरोच निकल रहा है। उसने देखा कि एयर वेंट के पीछे एक बड़ी जगह थी जहां ये कॉकरोच प्रजनन कर रहे थे। अगले दिन मॉरिस की योजना और भी आसान लगने लगी जब 2 नए कैदी आए। ये कैदी पहले मॉरिस के साथ एक जेल में रह चुके थे और साथ मिलकर एक और जेल से भाग निकले थे। मॉरिस की तरह ये दोनों भाई भी तेज दिमाग के थे। हमें दिखाया गया है कि उन्हें मिलने के लिए एक दिन दिया गया है। इंग्लिश अपनी बेटी से मिलता है कई सालों बाद और इस तथ्य से आंसू बहते हैं कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है और उसने उसके साथ कोई गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिताया है। चार्ली को यह भी पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और 1 या 2 महीने में चल बसेगी। यह सुनकर वह भी फैसला करता है कि उसे अपनी माँ के लिए इस जेल से भागना होगा। इसलिए वह रात में मॉरिस के पास आता है और उससे कहता है कि अगर वह भागने की योजना बना रहा है तो उसे भी शामिल करे। वे समूह बनाते हैं और अपने भागने की योजना बनाना शुरू करते हैं और मॉरिस उन्हें बताता है कि प्रत्येक कमरे में एक एयर वेंट है जो ऊपर की ओर खुलता है। हालांकि वेंट छोटा है और वे इसके माध्यम से नहीं जा सकते, लेकिन यह चिंता का कारण नहीं है। यह जेल एक खारे समुद्र के पास बनी है। इस वजह से दीवारें बहुत खोखली है जिससे उन्हें खोदना बहुत आसान है। उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए वेंट के आसपास खुदाई करनी होगी, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास खुदाई करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और अपना मिशन पूरा करने के लिए मुझे किसी बड़ी चीज की जरूरत है। वे अभी भी रात के खाने पर बातें कर रहे हैं जब मॉरिस को एक चम्मच का ख्याल आता है, लेकिन अब समस्या यह है कि उन्हें कैसे लाया जाए। मॉरिस अपने एक साथी के साथ एक गंदे चम्मच की आड़ में गार्ड के पास जाता है और उससे कहता है, मेरा चम्मच गंदा है, मुझे एक साफ चम्मच चाहिए। गार्ड उसे नया चम्मच लाने की इजाजत देता है और इसी बीच दूसरा आदमी गार्ड का ध्यान भटका देता है। मॉरिस एक की जगह 2 चम्मच ले लेता है और एक अपनी जेब में रख लेता है। अब एक और समस्या है। रात में जब मॉरिस भागने का रास्ता देखने के लिए वेंट के अंदर जाता है तो गार्ड उसकी कोठरी खाली देखकर शक करते हैं। दूसरा भाई एक उपाय सुझाता है, हम नाई की दुकान से कुछ बाल चुराएंगे और कागज की पुतली बनाकर उनके सिर पर बाल लगा देंगे ताकि बाहर से जांच करने वाले पहरेदार यह सोचे कि हम अंदर लेटे हैं। मॉरिस कहता है, सब ठीक है, मान लीजिए हम वेंट पार कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते भी है तो भी पानी एक समस्या है। हम वेंट कैसे पार करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है, तुम कपड़े धोने के विभाग में काम करते हो, तुम्हें वहाँ ढेर सारे रेनकोट मिल जाएंगे, तुम चुरा सकते हो। वो ये पैराशूट के आकार के हैं, हम इनमें हवा भरेंगे और नावों की तरह इस्तेमाल करेंगे। चार्ली मॉरिस से कहता है, मुझे भी कुछ काम दो। मॉरिस कहता है, जब मैं वेंटिलेशन में जाऊंगा तो तुम सावधान रहना, अगर कोई वार्डन आएगा तो तुम मुझे इशारा कर देना। मॉरिस खुदाई शुरू करता है, लेकिन उसे वेल्डिंग के लिए भी कुछ चाहिए। कृपया मुझे अपनी सारी माचिस दे दो, बदले में मैं तुम्हारे चूहे को अपने रोज के खाने का हिस्सा दे दूंगा। एकामस, जिसके पास बहुत सारे चूहे हैं, बहुत परेशान करता है। यह प्यारा था। चूहे की खातिर वह मॉरिस के सुझाव पर सहमत हो जाता है। वह अपना सामान खुदाई स्थल के सामने रख देता है और बिस्तर पर लेट जाता है। वार्डन को कुछ गड़बड़ होने का शक नहीं होता, लेकिन उसे कुछ जलने की गंध आती है। मॉरिस पूरे विश्वास के साथ झूठ बोलता है, तुम्हारे रहते हुए यहाँ कौन धूम्रपान कर सकता है? दिखाया गया है कि मॉरिस ने इतनी खुदाई कर ली थी कि आसानी से बाहर निकल सकता था, लेकिन एक और समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ ग्रिल को स्क्रू से अपनी जगह पर रखा गया था। इन पेंचों को खोलने के लिए उसे एक स्क्रू ड्राइवर या किसी नुकीली चीज की जरूरत थी जो उसने अगले दिन अपने कार्यस्थल से चुरा ली, लेकिन उसे ले जाना मुश्किल था। जैसे ही उसने जाने की कोशिश की, मेटल डिटेक्टर पर उसका औजार दिखाई दिया। गार्डों ने उसे रोका और उसके हाथ से ले लिया। सभी को डर था कि मॉरिस पकड़ा जाएगा, लेकिन मॉरिस ज्यादा चालाक था। उसने पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए एक औजार साथ लाया था, क्योंकि असली औजार उसने अपने जूतों में छिपा रखा था। इस धातु के औजार से वह रात में जंगला काटकर वेंट से अपना रास्ता बना लेता था। उसकी योजना का पता लगाए अंदर जाने से पहले
उसे एक नकली सिर की जरूरत थी जिसके लिए उसने पहले लाइब्रेरी से किताबें चुराई। उन्होंने उन्हें गीला करके एक नकली सिर बनाया। फिर चुराए हुए पेंटर के पेंट से उन्होंने नकली सिर को रंग दिया। फिर नाई की दुकान से चुराए गए बालों को गोंद की मदद से सिर पर चिपका दिया। नकली सिर के साथ मॉरिस ने एक नकली दीवार भी बनाई जो बिल्कुल असली जैसी दिखती थी। उसने यह कार्डबोर्ड की दीवार इसलिए बनाई ताकि किसी को इसके पीछे खुदाई का शक न हो। आखिरकार रात में सारी तैयारियां पूरी होने के बाद मॉरिस ने नकली सिर को जगह पर रखा और वेंट के अंदर चला गया। वेंट में प्रवेश करने पर उन्होंने अनेक पाइप देखे। उन पर चढ़कर वे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। हालांकि निकास द्वार पर अभी भी कुछ ग्रिल लगी हुई थीं जिससे उन्हें तोड़ना नामुमकिन था। नीचे दिखाया गया है मॉरिस को इन संकेतों की जानकारी थी या नहीं। जब वार्डन मॉरिस के कमरे से गुजरता है तो उसे उसके बालों पर शक होता है। जैसे ही वह उन्हें छूता है, मॉरिस कहता है, सर आज आपको मेरे बाल बहुत पसंद आए। चार्ली राहत की सांस लेता है कि मॉरिस समय पर पहुंच गया और लेट गया। अगले दिन मॉरिस समूह के साथ खुशखबरी साझा करता है, मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है लेकिन वह ग्रिल से बंद है। मैं अकेले उस तक नहीं पहुँच सकता। मुझे उन ग्रिल्स तक पहुंचने के लिए किसी और साथी की जरूरत है। जॉन बताता है, मैंने अपना वेंट भी पूरी तरह से खोद लिया है। मैं रात को वहां आऊंगा और हम मिलकर जाल की जांच करेंगे। रात होते ही दोनों आदमी अपने वेंट से बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि ग्रिल वहां यूं ही नहीं थे, उन्हें जगह जगह वेल्ड किया गया था जिससे उन्हें तोड़ना मुश्किल हो रहा था। उन्हें इसे तोड़ने के लिए एक चेन आरी की जरूरत होगी। अगले दिन संगीत की कक्षा में मॉरिस को एक छोटा पंखा दिखाई देता है और उसे तुरंत यह विचार आता है कि वह इससे चेन 100 बना सकता है। इसलिए वह चार्ली से कहता है कि वह पंखा उसके म्यूजिक बॉक्स में छिपा दे। गार्ड जांच करने पर भी उसे नहीं देखते। उपकरण बॉक्स के अंदर कुछ भी, और मॉरिस ऐसे कार्यों के लिए एक और हथियार ढूंढता है। पंखे को ड्रिल में बदलने के बाद मॉरिस और जॉन साथ मिलकर सड़क काटने जाते हैं। जॉन मॉरिस को अपने कंधे पर बिठाता है और मॉरिस सड़क काट देता है। पंखे की आवाज सुनकर गार्डों को शक होता है और वे जांच करने ऊपर जाते हैं। लेकिन ड्रिल की आवाज बंद हो जाती है क्योंकि मॉरिस एक पाइप पर काम कर रहा होता है। वह इसे काटने में कामयाब रहा था और वह टी